और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर की। देश के खिलाफ अब तक जो पत्थर चलाते थे, अब इन सब की दुकानें बंद होंगी। जी हां, घाटी के गुनहगारों पर चाबुक चलेगा। वो तस्वीरें आपको याद होंगी, हजारों बार आपने वो तस्वीरें देखी हैं। ये देखिए, एक तरफ भारतीय फौज और सेना और पुलिस और दूसरी तरफ पत्थर। ये पत्थर कश्मीर में चला करते थे, आजकल कुछ कम हो गए हैं 370 हटने के बाद। ये देखिए, इन पत्थरबाजों को 500-500 रुपए मिलते थे और अब पत्थरबाजी कम हुई है, लेकिन अब इन पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो गई है। कार्रवाई क्या होगी ये आपको बताएं, लेकिन जरा पत्थरबाजों के विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं और एम्बियंस के साथ कि किस तरह से कोराम मचाते थे। ये देखिए जरा पत्थरबाज कैसे, अगर इसमें आवाज सुना सकूं मैं, कि चढ़कर देखिए पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर बुरी तरह से उसे तबाह और बर्बाद करते थे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं, उसके बाद बताऊंगा अब कैसे इनका दाना पानी बंद होगा, कैसे अब इनका बोरिया बिस्तर पैक होगा। तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा, ये पत्थरबाजी की तस्वीर कश्मीर से आया करती थी, लेकिन अब इन पत्थरबाजों पर चाबुक चलने वाला है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर देखिए जरा। पत्थरबाज, ये देखिए, मास्क लगाकर, हाथों में बैनर लेकर, आईएसआईएस का झंडा भी लेकर ये पत्थर चलाया करते थे देश की फौज पर, सेना पर। लेकिन अब ये पत्थरबाजी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने तैयारी कर ली है इनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेने की। देखिए क्या होने जा रहा है इनके खिलाफ, आपको बताते हैं इन पत्थरबाजों पर नकेल कैसे कसी जाएगी। सबसे बड़ी चीज देखिए कि पत्थरबाजों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हाथ में पत्थर उठाया और सेना की तरफ चलाया और शिकंजे में आ गए तो कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। पत्थर फेंकने वाले विदेश नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका पासपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा अगर इन्होंने देश के खिलाफ पत्थर चलाने की ये गुस्ताखी की। इसके अलावा आपको बताएं, इनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट पे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है वो नहीं मिलेगा इन्हें। देश के खिलाफ पत्थर तो पूरी तरह से कश्मीर में जो भी सरकारी सुविधाएं दी जाती थी, मासूम और बच्चे नाम से इन्हें यह कहकर छोड़ दिया जाता था कि बहक गए और पत्थर चला रहे। लेकिन इसके बाद अब सीआईडी ने बाकायदा यूनिट्स को, अलग अलग यूनिट्स को सर्कुलर जारी किए और सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि इन पर सख्त नजर रखी जाए और ना इनको सरकारी नौकरी, ना इनको पासपोर्ट, ना ये विदेश जा सकेंगे। ये हथौड़ा चला है इन पत्थरबाजों पर। तो सिर्फ ये पत्थरबाजी नहीं, आइए आपको दिखाते हैं एक और। इससे पहले अब तक आतंकियों को समर्थन करने वाले बहुत से थे। सलाउद्दीन की तस्वीर आप बखूबी जानते हैं, बड़ा आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपा होता है। सोचिए ये आतंकी देश के खिलाफ साजिश रचता था और इसकी औलादे, इसके सुपुत्र, इसके बेटे कश्मीर में नौकरी कर रहे थे। अब तक कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे थे, सरकार से पैसा ले रहे थे और पिता से भी संपर्क में थे। इनके ऊपर भी हंटर चला। घाटी में आतंक और आतंक के पनागारों पर एक के बाद एक प्रहार हो रहा है। एक तरफ तो सेना आतंकियों को ढेर कर रही है, वहीं आतंकवादियों के समर्थक एक एक के पर चाबुक चल रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करने वाले 11 लोग बर्खास्त कर दिए गए। ये लोग नौकरी की आड़ में आतंकियों की मदद कर रहे थे। इन 11 लोगों में आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे शामिल, 2 बेटे सलाउद्दीन के। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा सैयद अहमद शकील हिजबुल के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजने का काम कर रहा था। वहीं छोटा बेटा शाहिद यूसुफ, जो कि कृषि विभाग में नौकरी करता था। सोचिए, कृषि विभाग में नौकरी कर रहा था, हमारे आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह उठा रहा था, अपने पिता के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। फिलहाल इन सभी आतंक के पनागारों को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं अब मतलब साफ है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले ऐसे गद्दारों से कोई रहम नहीं बरता जाएगा। ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी बात आपको बताएं, सीआईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 कर्मचारियों को जल्द ही बर्खास्त किया जाएगा। 20। इस बारे में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप और स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हो चुकी है, जिसमें टास्क फोर्स ने कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है। जल्द ही इन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह बड़ी कार्रवाई हुई है। यह बड़ी कार्रवाई शायद अब से बहुत पहले इन लोगों पर हो जाती तो कश्मीर के हालात न जाने कब के सुधर चुके होते। न पत्थरबाज होते, न आतंकी होते, न अलगाववादी होते। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दंगा राज से राम राज तक। दरअसल अमित शाह उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर थे और अमित शाह ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सीधे सीधे
यह बात उछाली कि दरअसल दंगा राज जो अखिलेश के दौर में हुआ करता था, वो दंगा राज को योगी आदित्यनाथ ने राम राज में बदल दिया है। राम राज से दंगा राज से कैसे राम राज में तब्दील हुआ यूपी, हुआ भी है या नहीं हुआ है, यूपी के लोगों से जानेंगे और बताएंगे। उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी ने यूपी को दंगा राज से राम राज बना दिया। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य को पता है कि राम राज के वादे के साथ ही सत्ता में आए थे और इसी वादे को पूरा करने के नाम पर ही यूपी को साधा जा सकता है। शाह ने योगी के काम को हथियार बनाकर अखिलेश और मायावती को आईना भी दिखा दिया। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता तो माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के। विरोधी योगी पर हमला करने से नहीं चूकते। अपराध और माफिया राज को यूपी की राजनीति ही पालती पोसती आई है, जिस पर योगी ने सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। और राम राज की तस्वीर में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का एक ध्येय होना चाहिए। गृह मंत्री जी, कितनी भी आप योगी जी की झूठी तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और अमित शाह की झूठी तारीफ। अरे आप उत्तर प्रदेश के हालात देख लेते, आंकड़े कह रहे हैं। अमित शाह का कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा राज से राम राज बन गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में दंगों की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले आए दिन दंगे होते थे और दंगे क्या उसके बाद नहीं हुए। योगी राज में भी दंगा हुआ सीए के दौरान। यह देखिए 20 दिसंबर 2019 की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन इस दंगों के दौरान और दंगों के बाद क्या कार्रवाई की योगी ने, यह बड़ी तस्वीर है। यह देखिए 20 दिसंबर 2019 की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। योगी राज में दंगा हुआ तो क्या एक्शन हुआ, अखिलेश के राज में दंगा हुआ तो क्या एक्शन हुआ। अब सवाल यह है कि योगी राज में जो राम राज का दावा किया जा रहा है, क्या वो दावा सही है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम सबसे पहले आपको राम राज को समझना होगा। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर राम राज में होता क्या है और योगी राज में क्या हो रहा है। उसके बाद बताएंगे दंगों की हकीकत। यह जरा देखिए, आपके सामने दो ग्राफिक्स हैं। पहला है राम राज। राम राज का मतलब शासन व्यवस्था से सुखी जीवन। बीजेपी का दावा यह है कि योगी ने क्या किया, सख्त शासन दिया उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को सख्त शासन देने से उत्तर प्रदेश पटरी पर आया। रामराज में दूसरी चीज जो होती है, सुविधाओं से भरी व्यवस्था होती है। बीजेपी का दावा यह है कि 44 योजनाएं हम ऐसी लाए हैं जिसमें हम अव्वल हैं और इन योजनाओं के जरिए यूपी को हमने सुविधाएं दी हैं। रामराज का मतलब है प्रजा के हित में तमाम फैसले। बीजेपी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आ रहे हैं और इस तरह की जितनी नीतियां ला रहे हैं, ये सब प्रजा के हित में यानी जनता के हित में है, लोगों के हित में है और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के हित में है। रामराज में अगली बड़ी चीज कानून का राज हो, अपराध ना हो। बीजेपी का कहना है और दावा है
कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जो एक्शन लिया, अपराधियों पर जो कार्रवाई की है, उससे उत्तर प्रदेश में अब शांति और अमन कायम हुई है। इस तरह राम राज की तुलना योगी राज से की जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या वाकई दंगे खत्म हो गए, क्योंकि अमित शाह का कहना है कि दंगा प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश, अब राम राज बन गया है। दंगों की हकीकत क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पिछले साल आपको याद होगा सीए प्रदर्शन के दौरान यूपी के कई शहरों में जोरदार हंगामा हुआ, हिंसा की साजिश रची गई। मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक कानपुर भी हिंसा में भड़का। लखनऊ में भी सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 19 दिसंबर को प्रदर्शन कर बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, लेकिन वक्त रहते मुख्यमंत्री योगी ने इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। योगी सरकार ने सीए एनआरसी कानून पर फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया और हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। दंगाइयों को पोस्टर बाकायदा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चस्पा कर दिए गए कि जिन जिन ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनसे वसूली की जाएगी। यूपी में पिछले 4.5 साल में अब तक 135 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। योगी सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक रिकॉर्ड 13 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति जब्त की गई है। 13,700 से ज्यादा अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए, जिनमें 43,000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अब जरा पन्ना पलटिए 2017 से पहले चलिए। इससे पहले इसके उलट अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। उनके इस 5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो सीधे तौर पर यह साफ हो जाता है इस दौरान उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। 2013 आपको याद होगा, और न सिर्फ यूपी के लोगों को पूरे देश को याद होगा, 2013 में कवाल गांव में एक छोटी सी छेड़छाड़ की वारदात ने दंगे का रूप ले लिया था। पूरा मुजफ्फरनगर जल उठा था, आगजनी और मारकाट हुई, 43 से ज्यादा लोग मारे गए। 2013 में दंगों का सिलसिला थमा नहीं। साल 2013 में पूरे प्रदेश में 823 दंगों की वारदातें हुई। इनमें 133 लोगों ने जान गंवाई और 2,269 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगले साल 2014 की बात करिए, तब भी दंगे रुके नहीं, 644 वारदातें हुई। इन घटनाओं में कुल 95 लोग हताहत हुए। 2014 से 2015 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 17% की बढ़ोतरी हुई, 17%। 2015 में 751 दंगे हुए और 97 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहतर पुलिस व्यवस्था के दावे किए, लेकिन आंकड़े उनके शासन प्रशासन की पोल खोल देते हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों ने आसमान छू लिया। 2014 में यूपी में करीब 3,467 रेप की घटनाएं हुई। सोचिए, लगभग 3,500 रेप। हैरान करने वाली तस्वीर थी। अगले ही साल 2015 में की वारदात में 161% की बढ़ोतरी हो गई। सोचिए, 161% की बढ़ोतरी, और 9,075 रेप के मामले दर्ज किए गए। 9,075। 2016 में 15 मार्च से 18 अगस्त के बीच महज 6 महीनों में 1,012 रेप के मामले दर्ज किए गए और इस दौरान छेड़छाड़ भी रिकॉर्ड की गई, जो कि 4,520 मामले दर्ज हुए छेड़छाड़ के। आइए, तो योगी आदित्यनाथ के राज में दंगों में कमी आई और दंगाइयों पर एक्शन हुए। ये दो चीजें हुई। एक और बड़ी चीज कि योगी के राज में तड़ा-तड़ा एनकाउंटर हुए। ये गाड़ी याद है, सफेद रंग की गाड़ी आपको, विकास दुबे का एनकाउंटर है। विकास ने भागने की कोशिश की, फरार होने की कोशिश की पुलिस के शिकंजे से, और एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये तस्वीरें देखकर आज भी यूपी के अपराधी सिहर उठते हैं। ये तस्वीरें देखकर उत्तर प्रदेश के अपराधियों को नींद नहीं आती है। शायद ये जरूरत भी थी उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने की, लेकिन क्या अपराध खत्म हुआ? शामली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जरा। अपराधियों में इतना खौफ क्या पहले कभी रहा कि हाथ उठाकर खुद ही थाने तक पहुंच गए? देखिए जरा, हाथ उठाकर खुद ही थाने पहुंच गए सरेंडर करने। किस राज्य में, किस प्रदेश में आपने देखा कि अपराधी इस तरह सरेंडर करने जाते हैं? उन्हें डर है कि उनकी जान ना चली जाए, उन्हें डर है एनकाउंटर ना हो जाए, उन्हें डर है कि बड़ी कार्रवाई ना हो, इसलिए खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए। लेकिन हकीकत क्या है आंकड़ों में, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो दावे कर रहे हैं
उसकी हकीकत क्या है ये जानते हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में यूपी में पुलिस और अपराधियों के बीच 7,500 एनकाउंटर हुए। देखिए जरा ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, 7,500 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के बीच ये एनकाउंटर हुए हैं। एनकाउंटर में हुआ क्या, 135 से ज्यादा मोस्ट वांटेड अपराधी ढेर कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। 2,900 से ज्यादा गंभीर अपराधी जख्मी हुए, 2,900 अपराधी जख्मी हुए। यूपी में हर 10वें दिन अगर आंकड़ा लगाएं 7,500 एनकाउंटर का, तो हर 10वें दिन यूपी में एक एनकाउंटर होता है। फरार होने के दौरान डॉन विकास दुबे का एनकाउंटर भी शामिल है। 11,981 अपराधियों की जमानत अब तक रद्द हो चुकी है यूपी में, जबकि सिर्फ और सिर्फ कैराना में एक हफ्ते में 28 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। यह देखिए तस्वीर आपके सामने, 28 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है अकेले कैराना में। यह खौफ है और शासन और कानून और प्रशासन का खौफ अपराधियों में बहुत जरूरी है, तभी आम इंसान सुकून से सो पाएगा, चैन से घर से बाहर निकल पाएगा रात के अंधेरे में। आइए अब आपको दिखाते हैं, सिर्फ अपराधी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का, बाहुबलियों का बोलबाला हुआ करता था। याद करिए वो दौर, माफिया और बाहुबली डंके की चोट पर चुनाव लड़ते थे, प्रचार करते थे, कैंपेन करते थे और जमीनें कब्जाते थे। ये और इनके गुर्गे उत्तर प्रदेश में आम लोगों की जमीनें कब्जा लेते थे। जो बेचारे कमजोर हैं उनकी जमीनों को कब्जाने की कोशिश करते थे अवैध तरीके से, और न सिर्फ कब्जाते थे बल्कि उस पे इमारत भी खड़ी कर देते थे, अपने आशियाने बना लेते थे। लेकिन योगी ने इन सारे अवैध आशियानों को, इमारतों को, गैर कानूनी कब्जे को बुलडोजर से गिरा दिया। यह भी यूपी में हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की है। इसके तहत सुंदर भाटी से लेकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफियाओं पर सख्त एक्शन हुआ। एक के बाद एक बड़े माफियाओं को न सिर्फ जेल की हवा खिलाई बल्कि उनके खौफ का खात्मा कर दिया। माफिया सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का खौफ का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक सुंदर भाटी का गैंग फैला था। लेकिन योगी सरकार ने न सिर्फ सुंदर भाटी पर एक्शन लिया बल्कि उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके तमाम अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार ने सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर कार्रवाई की। इसमें 63 करोड़ 24,53,000 की संपत्ति पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दी। भाटी गैंग के 3 सदस्यों को जेल भेज दिया गया। आपको बताएं कि यूपी के पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद का खौफ होता था। अतीक का खौफ अरबों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया, लेकिन योगी का ऐसा बुलडोजर चला कि तमाम अवैध संपत्ति पूरी तरह से ध्वस्त। सीएम योगी के आदेश पर माफिया अतीक के पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया गया। अतीक खुद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और अपने दिन गिन रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश वापस ना आना पड़े। जबकि यूपी पुलिस ने प्रयागराज में ही अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की अतीक की संपत्ति जब्त की है। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हुए, 9 गुर्गों को बाकायदा जेल में डाल दिया गया। डॉन मुख्तार अंसारी पर भी योगी सरकार ने कहर बरपाया। पहले मुख्तार को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश लाए, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में उसे बंद किया गया और इसके बाद आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में मुख्तार की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई। योगी के बुलडोजर के आगे डॉन मुख्तार पूरी तरह खत्म हो गए। ना तो कोई इमारत बची है, ना ही मुख्तार का वो मुख्तार रह गया है। महंगी गाड़ियां पूरी तरह से जब्त कर ली गई। मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई हुई। 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की संपत्ति मुख्तार की जब्त की जा चुकी। 158 सदस्य मुख्तार के अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। यह था योगी का चाबुक। आइए अब आपको दिखाते हैं, इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर भी योगी का हथौड़ा चला है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में करप्शन पीक पर था। कैसे करप्शन कम हुआ है, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वसूली का जो जरिया थे वो सब बंद हो गए। टेबल के अंदर से जो रिश्वत लेने की संस्कृति बन गई थी वो खत्म हुई है। क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? जड़ों में घुसे, जी हां, जड़ों में घुसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योगी ने पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि 2017 से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में
94 पीसीएस अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है। जी हां, सोचिए, 94 पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। 2 साल में 2100 अफसर और कर्मियों के खिलाफ एक्शन हुए। 2020 में 325 अधिकारी और कर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जबरदस्ती रिटायर किया गया कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप यूपी में काम करें। इसके साथ 450 अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन और डिमोशन की कार्रवाई भी की गई। 2 साल में 429 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिसकर्मियों पर 14 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह कार्रवाई हुई है योगी राज में करप्शन और भ्रष्टाचार करने वालों पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं। मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड बता दिया। अमित शाह के अपने दावे हैं कि यूपी में रामराज आ गया, लेकिन हकीकत तो यूपी की जनता ही बताएगी। इसलिए यूपी के लोगों को सुनिए। जो दावा अमित शाह कर रहे हैं कि दंगा राज से रामराज हुआ, यूपी के लोग उसे महसूस कर रहे हैं, उसका एहसास भी है उन्हें। सुनिए जरा। उनका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, खास तौर से गुंडा माफियाओं के लिए। सब हाथ खड़े करके पुलिस चौकी में जा रहे हैं कि सर मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा ही होना चाहिए, कानून होना चाहिए सही। प्रीवियस गवर्नमेंट से अगर हम देखें तो फिर इस कार्यकाल में ज़रूर क्राइम कम हुआ है, बट बिल्कुल क्राइम तो खत्म देखिए किसी गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है। हाँ, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे वर्क किए गए हैं जो आजकल वो पोर्ट्रे भी कर रहे हैं थ्रू देयर पोस्टर्स एंड ऑल। तो हाँ, डेवलपमेंट के लिए अच्छा वर्क। बहुत अच्छा उनके अब तक में जितने भी देखा जाए कार्य, कोई भी ऐसा खराब नहीं निकला मुझे। क्राइम के रेकॉर्ड तो बहुत अच्छा ही है, वो तो सबसे अच्छा है। उनका कोई भी काम धरातल पर दिख रहा हो तो बताइए। क्राइम तो काफ़ी कम हुआ है पहले से। उन्होंने पुलिस व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत की है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। करप्शन बंद हुआ है। रामराज की तरफ लेकर जा रहे हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुष हैं और उनके हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए, उनको देख के। योगी आदित्यनाथ यूपी को रामराज की तरफ लेके जा रहे हैं। क्राइम बहुत कम है, पहले तो बहुत था, अब तो बहुत कम हो गया जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। इनकी गवर्नमेंट में और सपा गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं लगता है। इतना क्राइम सपा में भी था, इतना ही क्राइम आज भी यूपी गवर्नमेंट में। हाँ, मायावती गवर्नमेंट बेटर थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कि चीन को डर सता रहा है, जिनपिंग को खौफ लग रहा है। खौफजदा है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्यों डर रहे हैं? ड्रैगन का काबुल प्लान क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों जिनपिंग को डर सता रहा है? दरअसल चीन तैयारी में है तालिबान पर हमला करने की। तालिबान आतंकियों की अब खैर नहीं, क्योंकि चीन ने तैयारी कर ली है कि अब वो दरअसल तालिबानी आतंकियों पर बड़ा हमला करने वाला है। क्या ऐसा होगा? क्या पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी तालिबानियों पर हमला कर देगी? देखिए रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे जिनपिंग ने क्या कहा। तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ेगा चीन। जिनपिंग की चीनी सेना को चेतावनी। अफगानिस्तान में चीन का डबल गेम। तालिबान की वापसी से टेंशन में ड्रैगन। क्या तालिबान पर हमला करने वाला है चीन? क्या जिनपिंग की सेना तालिबानियों पर टूट पड़ेगी? अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से धीरे धीरे जाने के बाद जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ चीन तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उइगर विद्रोहियों को तालिबान के समर्थन को लेकर भी कंफ्यूज है। दरअसल तालिबान के नेता पिछले हफ्ते बीजिंग दौरे पर आए थे। इस दौरान तालिबान और चीन के बीच कई अहम समझौते हुए थे, लेकिन जिनपिंग इससे संतुष्ट नहीं है। चीन को डर है कि कहीं तालिबान का समर्थन करना उसके लिए भारी न पड़ जाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि अमेरिका की वापसी से उइगर मुस्लिमों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है जो चीन के शिनजियांग में हमला कर सकते हैं। इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने तालिबान के खिलाफ अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन तालिबान पर हमले की योजना बना रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चाल से चीन तालिबान पर प्रेशर डालकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।
और आइए बात को बताते हैं कि आखिर जिनपिंग ने कहा क्या। जिनपिंग ने कहा कि तालिबान से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो, यानी चीन को यह डर सता रहा है कि तालिबान चीन में घुस सकता है। जिनपिंग ने तालिबान पर अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चेतावनी दी है। क्या कहा है जिनपिंग ने, देखिए। अफगानिस्तान में आ रहा है तालिबान राज। शी जिनपिंग ने सीधे सीधे अपनी सेना से कहा है सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब तालिबान राज आ रहा है अफगानिस्तान में, ये हमारे अंदर भी घुस सकते हैं। चीनी सेना हर वक्त अलर्ट पर है, अलर्ट रहे, सीमा पर संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है बॉर्डर पर। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सेना एकजुट रहे, सेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाना है, जिनपिंग ने यह कहा। और 2027 तक सर्वश्रेष्ठ सेना बनना है, यानी जिनपिंग की कोशिश और मंशा है अमेरिका के बराबर, अमेरिकी सेना के बराबर चीनी सेना को, पीएलए को खड़ा करना है। 2027 का टारगेट है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जिनपिंग क्यों अमेरिकी सेना के बराबर खुद की सेना को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि चीन हमेशा से चाहता है दुनिया में नंबर 1 बनना, अपने आप को सुपर पावर बनाना। इसलिए चीनी सेना को कहा है सिर्फ 6 साल का वक्त आपके पास है। इस 6 साल में इस चीनी सेना को, यानी 2027 तक अमेरिकी सेना की तरह बनना है, अमेरिकी फौज की तरह बनना है। वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं अमेरिकी फौज से मुकाबला, आइए आपको दिखाते हैं चीन के लिए क्या इतना आसान है अमेरिका की सेना की तरह बनना। अमेरिका की ताकत देखिए और चीन की ताकत देखिए, अमेरिका की शक्ति देखिए और चीन की पावर देखिए। क्या यह संभव है? यह ग्राफिक्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो फ्लोर ग्राफिक्स देखिए जरा। एक तरफ आप देख रहे हैं जो बाइडेन और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग ने कहा कि 2027 तक, यानी अब से 6 साल बाद उन्हें अमेरिका की सेना की तरह बनना है, उसे टक्कर देनी है। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं, चीन के पास 22 लाख सैनिक हैं। जल्दी से मूव करेंगे इसे। एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 2641 हैं और चीन के पास 690 एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों की सेनाओं की क्षमता की तुलना में कर रहा हूं। अमेरिका के पास 71 पनडुब्बी है और चीन के पास 69 पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के पास 272 शिप हैं, चीन के पास 485 शिप हैं। अमेरिका के पास 6289 टैंक हैं, चीन के पास सिर्फ 3500 टैंक हैं। अमेरिका के पास 62 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जो मिसाइल को मार गिराने की ताकत रखता है, तो चीन के पास सिर्फ 25 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाइडेन के पास 715 जंगी जहाज हैं, तो चीन के पास 371 जंगी जहाज हैं। बाइडेन के पास 22 गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स हैं और जिनपिंग के पास 49 फ्रिगेट है। फ्रिगेट आपको बताएं एक तरह का जहाज होता है, वॉरशिप आप उसे कह सकते हैं। बाइडेन के पास 10 एम्फीबियस असॉल्ट शिप हैं और जिनपिंग के पास 95 चेजर शिप हैं। अमेरिका के पास 12 डॉक लैंडिंग शिप है, तो चीन के पास 17 गन बोट है। अमेरिका के पास 14,141 एयरशिप है और चीन के पास 3,587 एयरशिप है। अमेरिका की ताकत में 4 कॉम्बैट शिप शामिल हैं, तो चीन की ताकत में 109 मिसाइल बोट शुमार हैं। इसके अलावा आपको पता है अमेरिका के पास यही सबसे बड़ी ताकत है, जरा ध्यान से देखिए। अमेरिका के पास 6,550 6,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन के पास 290 परमाणु हथियार हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, परमाणु हथियार। अमेरिका का बजट देखिए जरा, चीन के मुकाबले अमेरिका का रक्षा बजट ध्यान से देखिए। अमेरिका का रक्षा बजट है 53 लाख करोड़ का, 53 लाख करोड़, और चीन का रक्षा बजट है 18 लाख करोड़ का। यह जो बजट का फर्क है आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल अमेरिका कई जंगों में रहा मशगूल, इसलिए ज्यादा बजट अमेरिका का है, यह एक बड़ी वजह है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं और मिलवाते हैं उस बुजुर्ग से जिसकी उम्र तो 70 साल, लेकिन तालिबान के सामने उसने बंदूक उठा ली। उसने कसम खाई है कि वो तालिबान को घुसने नहीं देगा। जी हां, यह है इस्माइल खान। 70 साल के बुजुर्ग से क्या हारेगा तालिबान। इस्माइल खान ने बंदूक उठा ली है, अपने इलाके और प्रांत के लोगों के साथ मिलकर तालिबान को सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि घुसने नहीं दूंगा। आइए अब आपको दिखाएंगे कि इस्माइल खान है कौन, इन्होंने बंदूक क्या उठाई, लेकिन जो इन्होंने प्रण लिया है
तालिबान को जड़ से उखाड़ने का, अफगानिस्तान में रहने वाला 70 साल का बुजुर्ग जिसने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाया। देखिए रिपोर्ट। तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती 70 साल के बुजुर्ग ने उठाई AK-47। तालिबान को जड़ से मिटाने का प्रण। 70 साल के इस्माइल खान से हारेगा तालिबान। अफगानिस्तान के 85% इलाके में कब्जे के बाद तालिबान की राह सबसे बड़े रोड़े का नाम है इस्माइल खान। 70 साल के इस्माइल खान ने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ हथियार उठा लिया है। दरअसल पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर की ओर बढ़ रहे तालिबान को रोकने का जिम्मा इस्माइल ने उठाया है। इस्माइल ने हेरात के साथ ही दूसरे जिलों की सुरक्षा की भी कसम खाई है। इस्माइल खान का कहना है कि हम तालिबान के खिलाफ युद्ध के मोर्चे बनाएंगे। हम हेरात को लूटने के उनके सपने को सच नहीं होने देंगे। हेरात के लोगों पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। इस्माइल ने अफगानिस्तान के पश्चिम में हेरात प्रांत में अपने सैकड़ों वफादारों को तैनात किया है, जिसकी वजह से तालिबान के लिए हेरात पर कब्जा करना आसान नहीं होने वाला। तो आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कौन है इस्माइल, उसके बाद आपको बताएंगे इस्माइल ने बंदूक क्यों उठाई। देखिए जरा, यह है तारुफ इस 70 साल के बुजुर्ग का। सफेद दाढ़ी, कुर्ता पैजामा और हाथ में AK-47 और तालिबान के खिलाफ लड़ने जा रहा है। मुजाहिदीन के पूर्व नेता हैं इस्माइल। जमीयत इस्लामी पार्टी के सदस्य हैं इस्माइल। लोग इन्हें सेनापति के नाम से भी बुलाते हैं। तालिबान को हेरात पर कब्जे से रोकने की कसम खाई है। 2001 में अमेरिकी सेना ने ली थी इनसे मदद, यानी अमेरिकी सेना इस्माइल खान से मदद ले चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस्माइल ने क्यों बंदूक उठाई है, क्यों ये आखिर तालिबान से लड़ने की तैयारी में है। ये है बड़ी वजह। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं तालिबान के कब्जे का नक्शा, और इस नक्शे में ये जो अगर आप देखिए पूरा लाल रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है तालिबानी आतंकियों का कब्जा। ये जो ग्रे दिख रहा है आपको, ये है हेरात। हेरात में इस्माइल खान रहते हैं और इस्माइल खान ने कहा है कि पूरे अफगानिस्तान में बेशक कब्जा हो जाए, मैं हेरात में नहीं घुसने दूंगा। हेरात में अपने लोगों के साथ बॉर्डर पर, यानी इस प्रांत की सीमाओं पर खुद इस्माइल खान डटे हैं। अफगानी सेना भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन यहां अंदर घुसने से तालिबानियों को रोक रखा है इस्माइल खान ने। तो कोई भी शख्स, चाहे उसकी उम्र 70 साल ही क्यों ना हो, नाइंसाफी के खिलाफ अगर वो लड़ता है और बंदूक उठाता है तो सब उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।